हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारा चैनल करकी एजुकेशनल हब पर। और आज क्लास 9th की पहली वीडियो है जिसमें आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। अब क्लास 9th में साइंस सब्जेक्ट का जो पेपर है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे इस चैनल पर, इस वीडियो में। साइंस मतलब विज्ञान, हिंदी में इसको विज्ञान कहते हैं और इंग्लिश में साइंस। अब ये साइंस के बारे में पहले समझ लेते हैं कि आपकी जो बुक है साइंस, उसके बारे में क्या जानकारी आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो आपकी पूरी बुक साइंस है, साइंस या विज्ञान, यह पूरी बुक आपको किताब एक मिलेगी, लेकिन इसमें पार्ट आपको 3 मिलेंगे। सबसे पहला पार्ट मिलेगा आपको भौतिक विज्ञान के नाम से, भौतिक विज्ञान। और दूसरा पार्ट आपको बताया जाएगा रासायनिक विज्ञान। और तीसरा पार्ट आपको बताया जाएगा जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान को आप फिजिकल साइंस कह दें या इसी को फिजिक्स कहते हैं, PHYSICS, ये स्पेलिंग याद होनी चाहिए, PHYSICS, फिजिक्स। और इसको केमिकल साइंस या इसी को केमिस्ट्री बोलते हैं, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। और जीव विज्ञान इसको बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं या इसी को बोलते हैं बायोलॉजी। ये 3 पार्ट आपके मिलेंगे। अब आपका पेपर जो होता है वह 70 नंबर रिटेन होता है और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। इस तरह मिला करके 100 नंबर का पूरा पेपर होता है। 70 नंबर में यानी 70 नंबर में आप 25 मैक्सिमम फिजिक्स के देखते हैं या भौतिक विज्ञान के देखते हैं, रहता है क्वेश्चन, और 25 जीव विज्ञान का, और 20 ये रहता है रसायन विज्ञान। इस तरह से 25 हो गया 50, और देन 20, ये 70 नंबर, 70 नंबर हो गया। इस 70 नंबर में 3 पार्ट आपको करके पढ़ना है। आपका सिलेबस भौतिक विज्ञान 25 नंबर है, रसायन विज्ञान 20 नंबर, जीव विज्ञान 25 नंबर। ये आपका सिलेबस है, ये आपकी बुक है। ये बुक के 3 पार्ट हैं। अब इसके अंदर चैप्टर हैं। चैप्टर में सबसे पहले भौतिक विज्ञान के अंदर जब देखा जाता है तो भौतिक विज्ञान के अंदर आप अगर कोई सरकारी बुक देखते हैं, जैसे NCERT की बुक है या राजीव प्रकाशन की बुक होती है, NCERT राजीव प्रकाशन जो बेस्ड होती है, तो उसमें चैप्टर स्टार्ट होता है मोशन से, गति से। लेकिन अगर कोई प्राइवेट बुक देखें तो चैप्टर उसमें स्टार्ट होता है मेजरमेंट से, मापन से। यानी कि मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, मेजरमेंट से ही स्टार्ट होता है चैप्टर। लेकिन हमारा टारगेट रहेगा कि NCERT के साथ साथ में प्राइवेट बुक को भी कवर किया जाए। तो हम सबसे पहले जब NCERT की पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी तो बाकी और भी जो बुक फाउंडेशन किताब है या कह दिया जाए कि कोई प्राइवेट किताब है, इन सभी से पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले विज्ञान होता क्या है, विज्ञान कहते किसे हैं या विज्ञान क्या होता है। तो यानी साइंस या विज्ञान, इसी को हिंदी में कहते हैं। तो विज्ञान को अगर देखें तो V प्लस ज्ञान 2 वर्ड से मिलकर बना है। V का मतलब समझ लीजिए विशेष,
विशेष प्लस ज्ञान। इसका मतलब है कि किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी विषय के बारे में आपके पास विशेष जानकारी क्या है, आपके पास विशेष जानकारी क्या है, विशेष ज्ञान क्या है, उसी को कहते हैं विज्ञान। या आप सिस्टमैटिक लैंग्वेज में यानी सही भाषा में, सही सरल भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके जरिए से हम किसी भी सब्जेक्ट के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुपरिभाषित ज्ञान को ग्रहण करते हैं। अर्थात सुपरिभाषित, सुसंगठित और सुपरिभाषित, सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को आप विशेष प्लस ज्ञान से भी जान सकते हैं, यानी आपके पास विशेष जानकारी क्या है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। कोई सब्जेक्ट हो, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, कोई सब्जेक्ट हो, आपके पास उस सब्जेक्ट के बारे में विशेष जानकारी क्या है, वही आपका विज्ञान है। वही आपका क्या है? विज्ञान है। तो ये विज्ञान की डेफिनेशन हो गई। आप एक डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, किसी विषय के विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। या अगर दूसरे लैंग्वेज में लिखना है आपको तो उसको भी नोट कर सकते हैं, किसी विषय के, या करके नोट करिए, किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा सुपरिभाषित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये दो डेफिनेशन आप याद रखिएगा, दो परिभाषा आप याद रखिएगा। दो परिभाषा विज्ञान जो आपकी बुक है, उस बुक की परिभाषा में आप दो परिभाषाएं याद रखिएगा। एक, किसी विषय के विशेष जानकारी को ही विज्ञान कहते हैं। दूसरा, किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा सुपरिभाषित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये हो गया पूरा विज्ञान। अब आपका जो विज्ञान है वो 3 पार्ट में है। मैंने पहले बताया कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब ये जो विज्ञान वर्ड मिला आपको, साइंस जो वर्ड मिला, यह मिला है आपको लैटिन के साइंटिया शब्द से। साइंटिया शब्द से मिला है। कहीं कहीं किसी किताब में स्कायर भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर आपको साइंटिया देखने को मिलेगा। साइंटिया शब्द से मिला है। साइंटिया शब्द का मतलब होता है टू नो, अर्थात जानना, यानी किसी विषय के बारे में जानना ही विज्ञान है। साइंटिया का जो कन्वर्ट नेम है वो है साइंस। तो क्या है? साइंस है। यानी कि पहले लैटिन वर्ड में साइंटिया नाम होता था, उसी का एक रूप, इंग्लिश रूपांतरण आपका एक नाम बन गया है साइंस। और उस समय जब साइंटिया को ट्रांसलेट किया गया था तो टू नो उसका अर्थ निकला था, अर्थात जानना, यानी किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ये था विज्ञान। अब आप इसके बाद अपने सिलेबस पे आइए। आपका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। कोई भी किताब हो, फाउंडेशन की किताब हो, कोई बोर्ड की किताब हो, किसी भी सीबीएसई बोर्ड की किताब हो, यूपी बोर्ड की किताब हो, किसी भी बोर्ड की किताब हो, आपको पूरी एक्सरसाइज, पूरा एग्जाम्पल, हर चीज़ें आपको उसमें, थ्योरी, न्यूमेरिकल, फार्मूले जितने आएंगे सब आपको बताए जाएंगे अच्छे तरीके से, और सब आपको लगवाए जाएंगे। न्यूमेरिकल भी, और फार्मूले का डेरिवेशन आएगा तो आपको डेरिवेशन भी बताया जाएगा कि ये फार्मूला कहाँ से आया। जैसे फिजिक्स में अगर आप देखें
तो पहला चैप्टर आपका है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के अनुसार आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे गति। गति इसको इंग्लिश में कहते हैं मोशन। गति ये पहला चैप्टर आपका है। और दूसरा चैप्टर आपका है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम, इसी को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, यानी न्यूटन की गति का नियम पढ़ेंगे। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, ये तीनों पढ़ेंगे आप। आपको अंदर टॉपिक बताई जाएगी क्या क्या पढ़ना है आपको। तीसरा चैप्टर जो आपके दूसरे क्लासेस में भी शायद आपको पता होगा कि उस क्लासेस में कुछ थोड़ा बहुत बताया गया होगा उस चैप्टर के बारे में, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। इसके बाद कार्य तथा ऊर्जा, ये चौथा चैप्टर है, कार्य तथा ऊर्जा, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क एंड एनर्जी। द लास्ट चैप्टर पांचवा और लास्ट चैप्टर आपको मिलेगा ध्वनि, साउंड, साउंड। ये आपका एक पार्ट भौतिक विज्ञान 25 नंबर मैक्सिमम जिसका है, ये आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। बहुत बेसिक आप क्लियर करके चलेंगे तो ये चैप्टर बहुत आसान है, वो टफ नहीं है। उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री में देखें, रसायन विज्ञान में देखें, तो रसायन विज्ञान में भी कुछ चैप्टर आते हैं। आप इस खंड को जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसका सिलेबस आपको पूरा दे देंगे हम कि इसका सिलेबस क्या है रसायन विज्ञान का। और जब इस खंड को स्टार्ट किया जाएगा तो जीव विज्ञान का पूरा सिलेबस आपको बता दिया जाएगा कि कितने चैप्टर इसके अंतर्गत आएंगे और इसके अंदर कितने चैप्टर आएंगे जब ये खंड स्टार्ट किया जाएगा। क्योंकि हमको पढ़ना आज पहले भौतिक विज्ञान है, यानी हमें पहले भौतिक विज्ञान के बारे में जानकारी लेना है, इसके चैप्टर को कवर करते हुए उसके बाद हमें रसायन विज्ञान पे आना है और उसके बाद देन जीव विज्ञान पे आना है। तो आप अपने सिलेबस को नोट कर लें। जो आपका सिलेबस है फर्स्ट पार्ट का भौतिक विज्ञान का नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम इरेज करते हैं और पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, या पहले भौतिक विज्ञान बताते हैं उसके बाद फिर पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यानी पहले ये जानिए कि भौतिक विज्ञान क्या है। जैसे आपने जाना कि विज्ञान क्या होता है, उसके पार्ट आपने जाने कि भौतिक विज्ञान। वैसे विज्ञान की और भी शाखाएं हैं, ये आपके बुक के अनुसार है कि आपके बुक में ये 3 खंड मिलेंगे आपके पेपर में, आपको पेपर 3 खंड में मिलेगा। वैसे भूगोल विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, कृषि विज्ञान है, गृह विज्ञान है, बहुत सी विज्ञान की शाखाएं हैं। तो आप और भी शाखाएं इसकी देख सकते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से जो आपकी बुक है उसके हिसाब से बताएंगे। तो पहला जो खंड आपका है जिसका नाम है भौतिक विज्ञान, इसी को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस या इसी को फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। भौतिक विज्ञान आप देख रहे होंगे विज्ञान की शाखा है, ब्रांच है, यानी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा और उसमें होने वाली अन्योन क्रियाओं का रूपांतरण या ऊर्जा का रूपांतरण या अन्योन क्रियाओं का अध्ययन। अन्योन क्रिया का मतलब ये है कि ऐसी क्रियाएं जो उसके अंदर होती हैं, द्रव्य के अंदर, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उन्हीं को अध्ययन कर लेना ही क्या है, भौतिक विज्ञान है। अर्थात भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या बन गई
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और इनका रूपांतरण तथा इनमें होने वाली अन्योन क्रियाओं का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो आप इसकी परिभाषा को नोट कर लेंगे। भौतिक विज्ञान को अगर देखा जाए तो यह भी जो है लैटिन के शब्द फ्यूसियस से लिया गया। किससे? फ्यूसियस से लिया गया है। फ्यूसियस वर्ड होता है, इसी से लिया गया है फ्यूसियस। इसका कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं दी गई अभी तक। तो फिजिक्स शब्द जो है वो लैटिन वर्ड के फ्यूसियस से ली गई। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा हो गई, ये शब्द कहाँ से लिया गया ये हो गया। इसके बाद हम आगे जब रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे तो आपको रसायन विज्ञान की भी परिभाषा दे देंगे कि रसायन विज्ञान क्या है और ये कहाँ से लिया गया। इस तरह जीव विज्ञान को भी आपको बता दिया जाएगा। तो आज हम एक पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान का, जिसमें आपको 25 नंबर कवर करने हैं। तो पहला चैप्टर आपका है मोशन, गति। यानी गति क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है ये, चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका। इसको गति कहते हैं या मोशन इंग्लिश में, मोशन, MOTION, मोशन। ये चैप्टर आपका है, पहला चैप्टर। अब इसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है, यानी हम आज के वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जो चैप्टर का नाम है वह जानेंगे कि गति क्या होती है। सबसे पहला हमारा टारगेट यही होगा कि हम ये जानें कि गति क्या है, गति क्या है या गति किसे कहते हैं। और उसके बाद हम ये जानेंगे, जब गति जानेंगे तो उसके साथ में हम ये जानेंगे कि विराम क्या होता है। विराम क्या है। गति को इंग्लिश में मोशन कहते हैं, यानी कि व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन। देन इसके बाद व्हाट इज रेस्ट। इसके बाद हम तीसरी टॉपिक देखेंगे दूरी। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। चौथी टॉपिक हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये 4 टॉपिक को कवर करेंगे। अगर हो सकेगा तो आगे, अगर वीडियो लॉन्ग नहीं हुई तो एक और टॉपिक इसमें कवर की जाएगी। इसका नाम होगा चाल। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। ये भी कवर की जाएगी अगर वीडियो लॉन्ग नहीं हुई तो। लेकिन हम सबसे पहले यही 3 को देखेंगे। गति क्या है, विराम क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, यही 4 को देखेंगे। अब हम यहाँ ग्राफ बना करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से हम ग्राफ में किसी भी वस्तु के गति की पोजीशन को, गति की स्थिति को दिखाते हैं। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो हम किस तरह से उसकी पोजीशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, ग्राफीय निरूपण कैसे होता है, ये भी आपको बताया जाएगा। पूरे ग्राफ आपको बताए जाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। और आपको ग्राफ के से संबंधित क्वेश्चन भी लगवाए जाएंगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं ग्राफ से संबंधित, वो भी लगवाए जाएंगे आपको। तो सबसे पहले आपका पहला हेडिंग है, पहला टॉपिक है गति क्या है, यानी व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है, तो गति क्या होती है, इसको जानने के लिए हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देखें। अपने जो आसपास में ऑब्जेक्ट होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको देखें तो आप देखते हैं कुछ वस्तुएं अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं।
यानी कुछ वस्तुएं अपनी स्थिति को बदलती रहती हैं, स्थिति को बदलती हैं। आप अपने आसपास में देखते होंगे, जैसे साइकिल है, उसको अगर कोई चलाने वाला है तो उसकी स्थिति बदल सकती है। स्टूल रखा हुआ है आपके रूम में, स्टडी टेबल है या स्टूल है, चेयर है, अगर कोई उसको ज़रूरत किसी को पड़ती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे उसको हटा करके ले जा करके उसकी स्थिति को बदल देता है। तो ये आप अपने आसपास में देखते हैं। या आप मोटरसाइकिल पे बैठे होंगे कभी, तो देखे होंगे कि मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है, उसके बाद वो अपनी पोजीशन को क्या करती है, बदल देती है। तो इस तरह वह अपनी स्थिति को बदलती रहती है। यानी आप छोटी चाहे स्कूटर पे बैठे हों, चाहे वो बच्चों वाली साइकिल जो आती है उस पे बैठेंगे, वो भी पोजीशन को अपनी बदलती है। और दूसरा ये होता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपनी स्थिति को नहीं बदल पाती हैं, नहीं बदलती। यानी जैसे अब आपसे कहा जाए कोई पेड़ है और पेड़ को कोई गति कराए, तो थोड़ा सा अजीब सेंटेंस लग रहा है कि पेड़ कैसे गति कर सकता है, पेड़ कैसे हट सकता है, नहीं। तो जिसमें स्थिति परिवर्तन नहीं होगा, आपने देखा होगा कुछ वस्तुएं होंगी जो सालों साल उसी जगह पड़ गए थे। जैसे टेबल है, अगर टेबल का काम किसी को ना पड़े, साल भर काम ना पड़े, तो वो टेबल उसी रूप में पड़ा रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो स्थिति उसकी बदली नहीं, यानी वो उसी जगह पे पड़ा रह गया। और अगर उसको ज़रूरत पड़ गई किसी को उसकी, तो उठा करके अपने ज़रूरत के हिसाब से जहाँ हो सकता है वहाँ ले जा सकता है, तो उसकी स्थिति बदल गई। तो आपने देखा है वस्तुओं को दो कंडीशन में, एक तो स्थिति को बदलते हुए और एक स्थिति को नहीं बदलते हुए। अब स्थिति को बदलते हुए तो आप कैसे अनुभव लगाते हैं कि स्थिति बदल गई? आप कंपैरिजन कराते हैं, यानी एक की दूसरे की सापेक्ष तुलना देते हैं, रिफरेंस के हिसाब से देखते हैं। रिफरेंस होता है, उसके हिसाब से हम देखते हैं दूसरे वस्तु को। तो एक रिफरेंस पॉइंट होता है, उस पॉइंट के हिसाब से हम ये कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, गति कर रही है। अब आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि आप अगर वस्तु की स्थिति को बदल रहे हों या नहीं बदल रहे हों, समय तो रुकने वाला है नहीं। समय एक ऐसी चीज है जो कभी रेस्ट में नहीं रहता। आप रेस्ट में रहिए ठीक है, पूरी दुनिया रेस्ट में रहे ठीक है, लेकिन समय रेस्ट में नहीं हो सकता। आप देखते हैं घड़ी बंद हो जाती है, लेकिन आपकी घड़ी बंद आपके लिए हुई, दूसरे के लिए थोड़ी बंद हुई। दूसरा तो भाई टाइम देख रहा है, उसकी घड़ी में टाइम चल रहा है। तो रेस्ट टाइम में नहीं होता है, टाइम आगे बढ़ता रहता है। तो हम टाइम के हिसाब से देखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर अभी यहाँ पे है, 1 सेकंड हो गया, अभी भी यहीं पे है। 2 सेकंड हुआ, अभी भी यहीं पे है। 3 सेकंड हुआ, अभी भी पे। समय बढ़ रहा है, लेकिन क्या इस मार्कर की पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं चेंज हो रही है, यानी मार्कर जहाँ है वहीं है। 10 सेकंड हो गया, मार्कर यहीं है। 15 सेकंड हो गया, मार्कर यहीं है। यानी समय बढ़ रहा है, लेकिन मार्कर की पोजीशन, मार्कर की स्थिति नहीं बदल रही है। आप अपने चेयर पे बैठे रहिए, समय आगे बढ़ता रहेगा। आप अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहे हैं, लेकिन समय आगे बढ़ रहा है। तो जब समय आगे बढ़ रहा है और अपनी पोजीशन को आप नहीं बदल रहे हैं उस समय के हिसाब से, तो आप रेस्ट में हैं। आप किस में हैं? रेस्ट में है, यानी आराम फरमा रहे हैं। और आराम हराम है, ये एक स्टेटमेंट भी आता है, रेस्ट इज रस्ट। आराम हराम है, यानी हमको मोशन करते रहना है। अगर जिंदगी में अपने कुछ हमको बनना है, यानी अपनी माँ बाप को बन के उनके सपना दिखाना, उनके सपने जो देखें उनके सपने को पूरा करना है अगर हमको, तो हमको समय के हिसाब से मूव करते रहना है, रेस्ट में नहीं रहना। अगर आप रेस्ट में रहे तो समय रेस्ट में नहीं रहेगा, समय आगे बढ़ता रहेगा और आप रेस्ट में रह जाएंगे, तो आपकी सफलता आपके हाथों से निकल जाएगी। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। समय आपको मिला हुआ है,
आपके माँ बाप आपको समय दिए हुए हैं, उस समय का सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे। अगर आप सदुपयोग कर रहे हैं इसका मतलब आप मूव कर रहे हैं, मोशन में हैं आप। और अगर दुरुपयोग करेंगे तो आप रेस्ट में हैं। आप समय तो बढ़ रहा है लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल टॉपिक ये थे कि स्थिति को बदलती है और स्थिति को नहीं बदलती है। अगर स्थिति बदल रही है, यानी कोई, जैसे ये मार्कर था अभी, अब 1 सेकंड हुआ मार्कर यहाँ आ गया, 2 सेकंड हुआ मार्कर यहाँ आया, 10 सेकंड हुआ मार्कर यहाँ आया, 5 सेकंड हुआ मार्कर इधर पहुँच गया। तो मार्कर की पोजीशन बदल रही है, समय भी बढ़ रहा है। जब इसकी पोजीशन भी बदले और समय भी आगे बढ़ता रहे तो समझ लो ये किस में है, गति में है। यानी कि जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती है, जब कोई वस्तु, और वस्तु कैसी होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए, मूविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु समय के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती है तो ऐसी वस्तु को हम कहते हैं वो गति में है, और उसके इस गुण को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो आपने गति की डिफिनेशन देखी, गति क्या होती है। आप के घर वाले होंगे या आपके मम्मी पापा होंगे, आपके छोटे बड़े भाई होंगे, तो वो भी गति करके किसी दिन, यानी प्रोग्रेस करके, उन्नति करके किसी दिन 100 रुपया कमाए तो उसके दिन अगले दिन 500 कमाए, बड़े बड़े करोड़पति बन गए। होता है ऐसा, समय के साथ अब वो मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, मूव करते रहे, तो वो भी आगे बढ़ते रहे और एक दिन करोड़पति बन गए। तो ये होता है गति। तो स्थिति को बदलती और स्थिति को नहीं बदलती है। अगर स्थिति को बदल रही है, समय तो बदल रहा है, समय तो आगे बढ़ रहा है, समय चल रहा है आगे। आप अभी 2 साल के होंगे या 10 साल के होंगे या 15 साल के होंगे, तो आगे आप 1 महीना बाद 15 साल 1 महीने के हो जाएंगे, 10 साल 1 महीने के हो जाएंगे, तो समय तो आगे बढ़ रहा है। तो अगर समय के साथ स्थिति को बदल रही है तो हम कहेंगे ये गति में है। यानी ये पहली पोजीशन किसकी है, गति की है। तो ये गति की डिफिनेशन नोट करिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, अपने हिसाब से रटने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ही बता दीजिए। अगर कोई गतिशील वस्तु या अगर कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलती है तो हम उस वस्तु को गति की अवस्था में कहते हैं और उस वस्तु के इस गुण को गति कहते हैं। अब दूसरी बात है, अगर गति कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो या तो खुद मूव कर सकती हो या उसको मूव करने के लिए, गति करने के लिए, उसको गति करने के लिए कोई फोर्स लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल लग रहा हो। जैसे आप साइकिल चलाए होंगे तो साइकिल क्या खड़ी खड़ी ही चलनी स्टार्ट हो जाती है? नहीं, आप जाते हैं और उसको अपने हाथ से या अपने पैर से चलाना स्टार्ट करते हैं, तो आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल की वजह से वह साइकिल क्या करी, मूव करना स्टार्ट कर दी, प्रारंभ कर दी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होती है यानी वस्तु जो होती है वह एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल के कारण मूव करती है, गति करती है। अब कब वो गति करती है? वो कब गति करती है? जब आपका बाहरी बल, जो आप बल लगा रहे हैं, वह बल जो उसके अपोजिट साइड में बल लगेगा, जो उसको विराम में लाने के लिए बल लगेगा, उससे ज्यादा हो जाए तो वह गति कर जाएगी। और अगर बराबर है तो गति करना मुश्किल है, या कम है तब भी गति करना मुश्किल है। तो फोर्स के कारण ही वस्तु मूव करती है। हम फोर्स क्या होता है उसको आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी बल क्या होता है उसको आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन गति की नोट कर लीजिएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is known as motion, and this property
is known as motion state and this property of the object is called motion, is called motion। तो उसे मोशन कहते हैं, गति कहते हैं। अब रेस्ट क्या है, विराम क्या है, इसको भी समझ लीजिए। आप समझ चुके होंगे। अगर स्थिति को नहीं बदलती है तो क्या है, विराम है। क्या है, विराम है। जैसे आप आराम कर रहे हैं, इसमें समय बैठ के देख रहे होंगे तो आप आराम कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, यानी समय बढ़ रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। या टेबल है, पड़ा हुआ है उसी जगह पे, किसी को जरूरत नहीं पड़ी तो वो हटाया नहीं, किसी ने उसको हटाया नहीं, तो इसका मतलब वो क्या है, आराम में है। तो जब किसी भी वस्तु में समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो इस अवस्था को विराम कहा जाता है या विराम कहा जाता है, रेस्ट कहा जाता है। और जिस वस्तु में यह गुण होता है उसको कहते हैं विराम। क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। यानी कि रेस्ट की डिफिनेशन बन गई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेस्ट, इज नोन एज रेस्ट। यानी डिफिनेशन आप नोट कर सकते हैं गति की भी और विराम की भी। तो गति क्या होती है ये समझ में आ गया, विराम क्या होता है ये समझ में आ गया। दो टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी आशा करता हूं, गति क्या होती है और विराम क्या होती है। गति और विराम में डिफरेंस भी याद रखिएगा कि गति जो होती है वह समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहते हैं, और अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ तो वह क्या है, विराम में है। वह क्या है, विराम में है। अब इसके बाद जब कोई ऑब्जेक्ट गति करेगी, जैसे सपोज कर लो ये मार्कर है, ये मार्कर यहाँ पर रेस्ट में है, ये गति करके यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से मार्कर, ये एक मार्कर और है, ये मार्कर यहाँ था, मूव करके यहाँ पहुँचा, इसका मतलब ये बीच का डिस्टेंस, ये बीच में मूव किया है, मूव करके यहाँ पहुँचा है, और इसको हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पर हम बल लगा रहे हैं, बाहरी एक्सटर्नल फोर्स मेरा है इस पर, तो ये बल लग रहा है इस पर और ये मूव करके यहाँ पहुँच रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो रूट है, जो पथ है, इसकी लंबाई को अगर मेजर कर दिया जाए तो इसकी लंबाई को मेजर कर देना ही क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। जैसे अगर मान लो आपकी कार है, आपके घर पे खड़ी हुई है, वैसे बहुत अच्छा चित्र बनाने मुझे नहीं आता है, लेकिन फिर भी जैसा बन गया हो आप इसको मान लीजिएगा, ये कार है। अब ये कार मूव करके आगे बढ़ रही है, यहाँ पहुँच रही है, यहाँ पहुँच गई, ये कार यहाँ पे पहुँच गई। तो इसकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जहाँ से मूव कर रही थी वहाँ और जहाँ तक मूव की, इसकी रूट, जो इसका पथ है, जो इसका रास्ता है, इसकी लेंथ को मेजर कर देना, यानी इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई को मापना, जो इसकी लंबाई होगी इस रास्ते की, इसी को मापना, या इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस, दूरी कहेंगे। यानी कि अब दूरी की डिफिनेशन क्या बन गई, किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को, यानी कि दूसरे तरह से बता सकते हैं इस तरह से, किसी गतिशील वस्तु के अंतिम या प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि आप किसी इनिशियल पॉइंट, किसी ऑब्जेक्ट के इनिशियल पॉइंट को ले लीजिए और इसके फाइनल पॉइंट को ले लीजिए, इसके बीच में जो मार्ग की लंबाई होगी, इसी मार्ग की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। इन किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मार्ग की जो लंबाई होती है उसी को दूरी कहते हैं।
उसको क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इसी लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ये दूरी है। अब आप इसका मेजरमेंट करते हैं दूरी, तो दूरी की यूनिट भी आती है। जैसे अब आप इसमें कुछ नोट करने वाला है नहीं, नोट किए होंगे आप, डेफिनेशन आपको बोली गई है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ऊपर के 2 टॉपिक को और नीचे की, और दूरी को एक अच्छे तरीके से समझा करके उसके बाद फिर आगे बढ़ रहा हूँ। दूरी, इसी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। तो मैंने अभी कहा किसी गतिशील वस्तु के अंतिम प्रारंभिक, किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं, और सामान्यतः इसे डी से लिखा जाता है। सामान्यतः इसे स्मॉल डी या कैपिटल डी दोनों से लिखते हैं। वैसे कैपिटल डी लिखेंगे हम। कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपकी डिस्टेंस की डेफिनेशन बन गई दूरी की। अब दूरी का मापन, दूरी का मेजरमेंट, दूरी का मापन यानी मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, दूरी का मापन। तो जैसे आप अपने नाना के यहाँ या मामा के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे मामा का घर फला गांव में, यानी बहुत दूर है। जैसे आप कोई भी गांव में बता सकते हैं, तो उस दूरी को आप मापते हैं, मेजर, उसके रास्ते की लंबाई को मेजर करते हैं, तो उसको हम जनरली केएम यानी किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं। तो इसको मेजर करने का तरीका भी होता है और इसके स्केल भी बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसके जब मेजर करने की यूनिट आएगी, मात्रक आएगा, मात्रक इसका वह क्या आएगा, किलोमीटर। और किलोमीटर जो दूरी मापने का मात्रक है वह बड़ा मात्रक है, ऐसा नहीं है कि छोटा है। इसे बड़े भी मात्रक होते हैं, जैसे प्रकाश वर्ष भी मात्रक होता है दूरी का ही, और यह प्रकाश वर्ष जो है बहुत बड़ा मात्रक होता है। जैसे हमको अगर पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी मापना हो तो प्रकाश वर्ष लेते हैं, तो किलोमीटर है। इसी तरह से आप मीटर भी बोल सकते हैं, मीटर है। अगर आपको सेंटीमीटर में भी कोई दूरी मापने के लिए दी गई तो सेंटीमीटर भी आप माप सकते हैं, सेंटीमीटर है, इसमें भी दूरी को मेजर कर सकते हैं। मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर में भी हम दूरी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो अब आप दूरी को समझ गए होंगे। और दूसरी बात, दूरी के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा, दूरी जो है वह दूरी एक अदिश राशि है। अब ये अदिश राशि क्या होती है, इसको हम अगले चैप्टर में समझाएंगे आपको। अदिश राशि है, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। आशा करता हूँ कि आपको बताई गई चीज़ें समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद
और अगली वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू।